क्या आप भी बीपीएससी 110 के भारी भरकम सिलेबस को देखकर घबरा रहे हैं? वैश्विक राजनीति के ये बड़े-बड़े टॉपिक्स जैसे विश्व व्यापार संगठन, परमाणु प्रसार, पेरिस समझौता इत्यादि एग्जाम में इन्हें कम शब्दों में और सटीक तरीके से कैसे लिखना है, यह आज मैं आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैंने उन 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो इग्नू के एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं। वीडियो के अंत तक आप खुद महसूस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में एक भी सवाल ना छूटे तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम पूरे सिलेबस को मुट्ठी में करने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक प्रो टिप और टेबल शेयर की है जो आपको सीधे 5-10 एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकते हैं। अपने साथ अपने नोटबुक्स ले लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आप एग्जाम में सीधे लिख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है राज्य की संप्रभुता और उसके अधिकार क्षेत्र पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता को राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर सर्वोच्च और अविभाज्य शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके प्रतिपादक जीन बॉडिन और थॉमस हॉब्स जैसे विचारक रहे हैं। पारंपरिक वेस्टफीलियन संप्रभुता का मूल सिद्धांत यह था कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य का अपने क्षेत्र और घरेलू मामलों पर अनन्य नियंत्रण होगा और कोई बाहरी शक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। परंतु वैश्वीकरण की बहुआयामी प्रक्रिया ने इस पारंपरिक विचार को आलोचनात्मक मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया। वैश्वीकरण के कारण अब राष्ट्रीय सीमाएं धुंधली और भेद्य हो गई, जिससे राज्य की पूर्ण संप्रभुता का दावा कमजोर पड़ने लगा। यानी कि वैश्वीकरण से जो है राज्य की संप्रभुता पर कुछ न कुछ आंच आया है। जब राज्य कहता है कि हम पूरी तरह से संप्रभु हैं, हम अपना डिसीजन स्वयं ले सकते हैं, लेकिन वैश्वीकरण होने के कारण क्या हो रहा है कि उनके डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है उसको वैश्वीकरण प्रभावित कर रहा है। इस कारण से वैश्वीकरण और राज्य की संप्रभुता को लेकर यह मुद्दा डिबेट में आता है, जहां पर हमें इसके आलोचनात्मक पक्ष को समझना पड़ता है। आइए बात करते हैं वैश्वीकरण के कारण संप्रभुता का क्षरण। आलोचकों और समकालीन विश्लेषकों का तर्क है कि वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता पर 3 मुख्य स्तरों से प्रहार किया है। पहला है आर्थिक नियंत्रण का ह्रास हुआ है, यानी नव उपनिवेशवाद का यहाँ पर खतरा है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण वित्तीय बाजार और बहुराष्ट्रीय निगमों यानी टीएनसी की गतिशीलता इतनी बढ़ गई है कि राज्य अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से चलाने में असमर्थ महसूस करते हैं। आईएमएफ, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थाएं ऋण देने और सहायता देने के लिए ऐसी मनमानी शर्तें थोपती हैं, जिससे विकासशील देश को अपने घरेलू कानूनों को उनके अनुसार संशोधित करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जो है इन्हें कर्जा या लोन नहीं देगा। तो कुछ कट्टर आलोचकों का मानना है कि इस व्यवस्था में कमजोर और कम विकसित देशों में नव उपनिवेशीकरण को जन्म दिया है, जिससे आर्थिक विफलताएं और घरेलू अव्यवस्थाएं पैदा हो रही है। इसके अलावा जो दूसरा बात है यहाँ पर कि जो कल्याणकारी भूमिका है राज्य की, उसका भी अंत हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के दबाव में राज्यों को राजकोषीय बाजार खोलने, कराधान कम करने और श्रम लागत में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके कारण आधुनिक कल्याणकारी राज्य की उस भावना पर गहरा आघात लगा है जो नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि वैश्वीकरण जो है वह राज्य की जो कल्याणकारी भूमिका है उसके ऊपर भी गहरा आघात पहुंचा रहा है। राज्य को यहाँ पर जो है अपना राजकोषीय बाजार खोलना पड़ रहा है, टैक्स कम करना पड़ रहा है, श्रम लागत में जो है कटौती करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो राजनीतिक और कानूनी संप्रभुता है उस पर भी अंकुश लगाने का काम इनके द्वारा हो रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बढ़ते प्रभाव और मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीयकरण ने राज्य की विधायी सर्वोच्चता को सीमित कर दिया है। अब कोई राज्य संप्रभुता की आड़ में अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकती, उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि के मानकों के अनुरूप ही काम करना पड़ता है। आइए अब बात करते हैं प्रति आलोचना की, यानी राज्य की निरंतर प्रासंगिकता और अनुकूलन क्षमता की। तो वैश्वीकरण के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण तब तक अधूरा है जब तक हम इसके दूसरे पहलू को नहीं देखें।
संप्रभुता पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है, बल्कि इसका स्वरूप जो है वो बदला है। तो आइए बात करते हैं राज्य के अनुकूलन क्षमता की। तो वैश्विक ताकतों के प्रभाव के बावजूद राज्य में कानून में विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होने की एक उल्लेखनीय क्षमता होती है। वैश्वीकरण को संभव बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों व व्यापारिक नियमों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए आज भी संप्रभु राज्यों की प्रशासनिक मशीनरी की ही आवश्यकता होती है। बिना प्रशासन के सहयोग के जो है इन व्यापारिक मानदंड और नियमों को जो है राज्य में पूरी तरह से जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा स्वैच्छिक समझौतों और सुरक्षा की भावना जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों या अतिराष्ट्रीय संगठनों जैसे कि नाटो, यूरोपीय यूनियन, यूएनओ की शर्तों को किसी लाचारी में नहीं बल्कि एक स्वैच्छिक समझौते के तहत स्वीकार करते हैं। राज्य जो है इसमें अपना लाभ देखते हैं क्योंकि यह आम खतरों या वैश्विक संकटों के समय इनकी सुरक्षा की भावना को मजबूत करते हैं। अगर जो है आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वैश्वीकरण ने संप्रभुता के निरपेक्ष, अपरिवर्तनीय और दलाली न होने वाले पारंपरिक वेस्टफेलियन मॉडल को अप्रासंगिक बना दिया है। आज के समय में मानवीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून और पर्यावरण नियमों के कारण नियम बनाने और उन्हें लागू करने वाले प्राधिकार का ढांचा साझा हो गया है। तो यहाँ पर दार्शनिक माइकल फुकोल्ट के अनुसार संप्रभुता के पुराने लेविथॉन मॉडल को अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि शक्ति का अभ्यास अब केवल राज्य की न्यायिक संस्थाओं तक सीमित नहीं रहा है बल्कि इसके नए उत्पादक रूप सामने आ चुके हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि राज्य के संप्रभुता पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण यह दर्शाता है कि दुनिया पारंपरिक राजनीतिक अर्थों में काफी हद तक सीमाहीन हो गई है और राष्ट्रीय सीमाएं धुंधली पड़ गई है। निष्कर्षतः संप्रभु राज्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं बल्कि उसकी पूर्व शक्तियों के शासन अन्य स्तरों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साझा करना पड़ रहा है। अब जो है संप्रभुता एक तरफा सर्वोच्च शक्ति न रहकर अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों, बहुराष्ट्रीय निगम और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच एक जटिल समझौता बन चुकी है। इसीलिए वर्तमान और भविष्य के सिविल सेवकों या नीति निर्माताओं के लिए समस्याओं के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आयामों के बीच स्पष्ट अंतर रेखा खींच पाना कठिन हो गया है। यानी कि वैश्वीकरण जो है वह इतना ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है कि राज्य को भी अपना नीति निर्माण इन्हीं सब मुद्दों के आसपास रख के करना पड़ रहा है, जिससे कि राज्य जो है अब थोड़ा कम संप्रभु रहा है पुराने समय की अपेक्षा में। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ आ गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर हमें इन पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। पहला है विश्व व्यापार संगठन और दूसरा है दौर की वार्ता का महत्व। आइए बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की। तो विश्व व्यापार संगठन एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है जो 15 जनवरी 1994 को 124 देशों द्वारा हस्तांतरित मराकेश समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। इसने 1948 से काम कर रहे गैट का स्थान लिया। वर्तमान में इसके 164 सदस्य और 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं, जिनमें स्वतंत्र राज्यों के साथ साथ यूरोपीय संघ और बाहरी व्यापार संचालन में स्वतंत्र सीमा शुल्क यूनियन भी शामिल है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह राष्ट्रों के बीच व्यापारिक शुल्कों और अन्य बाधाओं को कम करना है ताकि इंटरनेशनली व्यापार हो सके। आइए अब जो है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के मुख्य कार्य और क्षेत्राधिकार को देखते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का दायरा जो है अत्यंत व्यापक है। यह मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में काम करता है: माल, सेवाएं और बौद्धिक संपदा। अब इनके जो कार्य हैं इनके ऊपर अगर चर्चा करें तो यह जो है व्यापार समझौते का ढांचा बनाता है, यानी कि यह अपने सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए एक कानून और संस्थागत रूपरेखा प्रदान करता है। इसके अलावा WTO विवाद निपटान तंत्र के तौर पर भी काम करता है। इसके पास सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र कार्य करने वाली न्यायपीठ यानी कि पैनल है जो सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों का समयबद्ध और शांतिपूर्ण समाधान करते हैं। इसके अलावा यह जो है व्यापार नीतियों की समीक्षा भी करता है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारों की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की समय समय पर समीक्षा करता है और वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण की निगरानी करता है।
इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन जो है विकासशील देशों को सहायता भी देता है। तो यह कम आय वाले और सबसे कम विकसित देशों को नियमों के सुचारू संक्रमण के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने का भी काम करता है। आइए अब विश्व व्यापार संगठन के मूल सिद्धांतों की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित रूप से 5 बुनियादी सिद्धांतों पर संचालित होता है। पहला है गैर भेदभाव, दूसरा राष्ट्रीय उपचार, तीसरा पारस्परिकता, चौथा बाध्यकारी प्रतिबद्धता और पांचवा पारदर्शिता। तो गैर भेदभाव के तहत 2 नीतियां आती हैं। सबसे पहले जो है सबसे पसंदीदा राष्ट्र यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिसके तहत किसी एक देश को दी गई अनुकूल छूट सभी सदस्यों को देनी पड़ती है। इसके अलावा राष्ट्रीय उपचार के तहत जो है विदेशी सामानों को बाजार में प्रवेश के बाद घरेलू सामानों के ही समान दर्जा दिया जाता है। जब सबसे पसंदीदा राष्ट्र की आड़ में कोई देश अनुचित लाभ न ले, इसीलिए पारस्परिक रियायती दरों के आधार पर समझौते होते हैं। वार्ता जब भी हो रही होती है, इस दौरान किए गए वादों का पालन अनिवार्य होता है और सभी राष्ट्रीय व्यापार नियमों को प्रकाशित करना आवश्यक है। आइए WTO के निष्कर्ष और इसके जो है लिमिटेशंस यानी सीमाओं की बात करते हैं। तो यद्यपि जो है WTO ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सफलतापूर्वक बढ़ाया है और मानदंडों का मानकीकरण किया है, परंतु इसकी आलोचना भी होती है। विकासशील देश जैसे भारत का मानना है कि इसके निर्णय और कठोर नियम अक्सर अमीर देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार को मजबूत करते हैं, जिससे गरीब देशों की कृषि व घरेलू उद्योग यानी कि MSME सूक्ष्म और लघु उद्योग जो है प्रभावित होते हैं। चलिए अब इस प्रश्न के दूसरे हिस्से के ऊपर बात करते हैं, दोहा दौर की वार्ता का महत्व। तो सबसे पहले प्रस्तावना के तौर पर और दोहा दौर की शुरुआत को हम बता सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने वर्ष 2001 में कतर की राजधानी दोहा में आयोजित अपने चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के इस ऐतिहासिक दौर को शुरू किया था। इसे दोहा विकास दौर के नाम से भी जाना जाता है। चीन इसी दौर के दौरान विश्व व्यापार संगठन का आधिकारिक सदस्य बना था। आइए अब बातें करते हैं दोहा दौर की वार्ता का मुख्य महत्व और उद्देश्य को लेकर। तो महत्व यही है कि यह जो है समावेशी वैश्वीकरण का प्रयास था। यानी दोहा दौर का जो सबसे बड़ा सैद्धांतिक महत्व यह था कि इसने वैश्वीकरण को एक समावेशी शक्ति बनाने का महत्वाकांक्षी प्रयास किया। यानी कि वैश्वीकरण में सारे देश को इंक्लूड करना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वैश्वीकरण का जो लाभ है वह केवल अमीर देशों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि दुनिया के अन्य गरीब देशों को भी वैश्वीकरण का लाभ मिले। दूसरा जो उद्देश्य था वह था दुनिया के गरीब देशों की मदद करना। इस वार्ता के एजेंडे में व्यापारिक उदारीकरण के नए नियम बनाने की परिकल्पना की गई थी, ताकि गरीब और सबसे कम विकसित देशों को आर्थिक राहत मिल सके। इसके तहत जो है कृषि सब्सिडी और व्यापार में आने वाली अन्य बाधाओं को दूर करके वैश्विक स्तर पर असमानता कम करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा जो है कृषि, सेवा और बौद्धिक संपदा पर व्यापक अधिदेश पारित हुए थे। यानी दोहा दौर को कृषि क्षेत्र में सब्सिडी कम करने, विभिन्न सेवाओं के उदारीकरण और बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे अत्यंत संवेदनशील विषयों पर विकासशील देशों के अनुकूल बातचीत करने का विशेष अधिशेष प्राप्त था। यहाँ पर जो है विकसित और विकासशील देशों के बीच गतिरोध हुआ, जिसमें वर्चस्व की लड़ाई देखी गई। तो अपने महान उद्देश्यों के बावजूद दोहा दौर जो है इसका व्यापारिक महत्व आज वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए एक बड़े गतिरोध के रूप में देखा जा सकता है। यह दौर पूरी तरह ठप हो चुका है और इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास, जैसे कि 2013 में इंडोनेशिया के बाली में मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ, ये सारे विफल रहे। तो इसका जो मुख्य कारण है वह विकसित और विकासशील देशों के बीच जो है गहरे मतभेद हैं। आइए देखते हैं गहरे मतभेद में क्या सब है। तो यहाँ पर मामला जो है कृषि सब्सिडी का मुद्दा है। यानी यूरोपीय संघ और अमेरिका अपने किसानों को दी जाने वाली भारी कृषि सब्सिडी और अन्य व्यापार विकृत करने वाले प्रभावों को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि वे भारत और ब्राजील जैसे देशों पर ये दबाव डालते हैं कि वे अमेरिकी अनाज और कृषि उत्पादकों के लिए अपना घरेलू बाजार खोलें। इसके अलावा जो है यहाँ बाजार पहुँच का भी विवाद रहता है। अमीर देश विकासशील देशों के विशाल बाजारों तक अपने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए पूरी तरह पहुँच चाहते हैं, लेकिन अपने स्वयं के कृषि बाजारों को संरक्षणवादी दीवारों के पीछे सुरक्षित रखते हैं।
यानी कि दूसरे देशों में तो पहुंचना चाहते हैं और दूसरे देशों के लिए अपना बाजार नहीं खोलना चाहते हैं ये अमीर देश। तो निष्कर्ष यही है कि दोहा दौर का जो महत्व है वह इस बात को समझने में है कि यह वैश्विक व्यापार के लोकतांत्रिकरण का एक अधूरा प्रयास है। इस दौर के ठप होने से यह संकेत मिलता है कि जो विश्व व्यापार संगठन है WTO प्रणाली, उसके भीतर अमीर देशों का वर्चस्व बरकरार है, जिसके कारण वर्तमान में विकसित देश WTO को दरकिनार कर इसके बाहर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौते करने लगे हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे लिखना है। तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब औद्योगिक क्रांतियों और अंधाधुंध विकास के कारण वैश्विक पर्यावरण संकट जैसे कि ओजोन क्षरण, वनों की कटाई और प्रदूषण गहराने लगा, तब वैश्विक मंच पर एक साझा मंच की आवश्यकता महसूस की गई। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अप्रत्याशित चुनौती का मुकाबला करने के लिए दूरगामी कदम उठाए। शीत युद्ध के बाद के दौर में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण संरक्षण को वैश्विक राजनीति के केंद्र में लाने और भावी पीढ़ियों के लिए सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ढांचा तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 1972 से लेकर अब तक कई ऐतिहासिक सम्मेलनों, घोषणा पत्रों, बाध्यकारी व गैर बाध्यकारी संधियों का मार्ग प्रशस्त किया। तो आइए बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है पर्यावरण को लेकर क्या प्रमुख प्रयास और ऐतिहासिक सम्मेलन किए गए, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रयासों को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। पहला है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, या इसे ही स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो 1972 में आयोजित हुआ था। तो यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया इतिहास का पहला और अग्रणी वैश्विक शिखर सम्मेलन था। यह आयोजन जो है जून 1972 तक स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था, जिसमें 114 देश के लगभग 1200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें दो प्रमुख राष्ट्र प्रमुखों यानी स्वीडन के ओलेफ पाल्मे और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने विशेष रूप से भाग लेने का काम किया था। इसमें जो है स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया गया। इस सम्मेलन में 26 सिद्धांतों का एक गैर बाध्यकारी दस्तावेज अपनाया गया। इसका सिद्धांत 21 बेहद महत्वपूर्ण है, जो प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के संप्रभु अधिकार को बनाए रखते हुए पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने की वैश्विक प्रतिबद्धता की बात करता है। तो इस बैठक का जो है क्या संस्थागत परिणाम रहा, तो इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना थी, जिसे आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण बैठकों और कानूनी ढांचाओं के निर्माण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को अस्थायी बना दिया। इसके बाद जो है ब्रटलैंड आयोग या पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग बना। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो स्टॉकहोम बैठक के बाद किसी व्यापक वैश्विक कार्य योजना के अभाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1983 में वर्ष 2000 और उसके आगे सतत विकास को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों हेतु एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया। तो यहाँ पर जो है हमारा आम भविष्य नाम से जो है रिपोर्ट दी गई। नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री थे ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड, इनकी अध्यक्षता वाले इस आयोग ने वर्ष 1987 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे हमारा आम भविष्य या हमारा साझा भविष्य के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट ने वैश्विक राजनीति में सतत विकास की अवधारणा को मजबूत करने का काम किया। इसके अलावा जो है रियो शिखर सम्मेलन, जिसे कि अर्थ समिट कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ, तो यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व सम्मेलन माना जाता है, जिसने पर्यावरण पतन को रोकने के लिए ठोस रणनीतियां तैयार की। यहाँ पर आयोजन जो है इसका वह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 3 से 4 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसमें 178 राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और 14 से अधिक गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया। तो रियो यहाँ पर घोषणा पत्र जारी किया गया और जो है एजेंडा 21 भी जारी किया गया। तो इस सम्मेलन में 27 सिद्धांतों वाला रियो घोषणा पत्र और 40 अध्यायों वाली एजेंडा 21 नामक एक व्यापक कार्य योजना को अपनाया गया। इसमें गरीबी से मुकाबला, भूमि व वन संरक्षण, जैव विविधता और जल प्रबंधन जैसे मुद्दे के क्रियान्वयन की रूपरेखा तय की गई। अब
जो है रियो सम्मेलन के बाद यहाँ पर दो ऐतिहासिक परिणाम सामने आए। यहाँ पर UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन बना, और CBD यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर भी सम्मेलन के लिए बातें हुई। फिर CAD की स्थापना हुई। तो CAD जो है एजेंडा 21 की सिफारिश की निगरानी, वित्त पोषण की समीक्षा और विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण देखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास आयोग पर जो है CSD की स्थापना की। इसके अलावा जो क्योटो प्रोटोकॉल है या क्योटो संलेख, ये 1997 में हुआ। तो रियो में जो स्थापित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन बना UNFCCC, इसकी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने 1997 में जापान में आयोजित COP3 में क्योटो संलेख को अपनाया। आइए देखते हैं क्योटो संलेख में क्या क्या हुआ। तो इसका जो ऐतिहासिक महत्व यही है क्योटो संलेख का कि इसके तहत अमीर और विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य और देश आधारित उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य निर्धारित किए गए, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकांश उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार थे। इसके अलावा जो है सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे कि जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा पुराने अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन करने की प्रतिबद्धता को दोहराना और मानव कल्याण व पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना था। इसके बाद जो है पेरिस जलवायु समझौता हुआ। तो यह जो समझौता है यह समकालीन दौर में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में किया गया सबसे बड़ा सामूहिक प्रयास था, और यह जो जलवायु समझौता है वो वर्ष 2015 में हुआ था। तो इसका जो आयोजन है दिसंबर 2015 में पेरिस में UNFCCC के तहत COP21 का आयोजन हुआ, जिसमें 195 से अधिक देश एकजुट हुए। तो इस समझौते के तहत इस सदी में औसत वैश्विक तापमान की जो वृद्धि है वह पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत देश स्वेच्छा से अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान घोषित कर सकते हैं और हर 5 साल में अपनी प्रगति की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने कैसे जो है धीरे धीरे तापमान में कमी लाने के लिए प्रयास किए हैं। तो विशिष्ट विषय आधारित अन्य भी समझौते जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा करवाए गए। तो समय समय पर जो है संयुक्त राष्ट्र ने विशिष्ट पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए कई समझौते किए हैं। तो आइए उन समझौतों के बारे में भी थोड़ी बातें करें। तो ओजोन परत संरक्षण के लिए 1985 का वियना सम्मेलन और 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके तहत ओजोन क्षयकारी रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा खतरनाक कचरा नियंत्रण के लिए 1989 में बेसल कन्वेंशन हुआ, जिसमें खतरनाक कचरे के अंतरसीमाई आगमन पर नियंत्रण करना शामिल था। फिर समुद्री जल संसाधन संरक्षण के लिए विशेष राष्ट्र सम्मेलन के नियम और कानून बनाए गए। फिर मरुस्थलीकरण को देखते हुए वर्ष 1994 में देशों द्वारा हस्ताक्षरित मरुस्थलीकरण से लड़ाई समझौता भी करवाया गया। तो निष्कर्ष के तौर पर यही कह सकते हैं कि स्टॉकहोम से लेकर पेरिस समझौते तक संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संस्थागत ढांचा तैयार करने का अत्यंत सराहनीय प्रयास किया है। UNEP, CSD और GEF जैसी संस्थाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण संकट को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मुख्य एजेंडे में स्थापित कर दिया। यद्यपि संप्रभु राष्ट्रों की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, बजटीय संकट और इन संस्थाओं के पास किसी दंडात्मक या कार्यकारी शक्ति के ना होना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, फिर भी यह पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को, इकोसिस्टम को बचाने के लिए एक सुरक्षित भविष्य के निर्माण में संयुक्त राष्ट्र के ये प्रयास अपरिहार्य और मार्गदर्शक स्तंभ हैं। तो अब तक हमने 3 सवाल देख लिए हैं। ये चौथा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जो है ध्यान से समझिएगा। हमारा चौथा सवाल है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में TNC की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी की शुरुआत से अंतर्राष्ट्रीय निगम यानी TNC वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख स्तंभ बन के उभरे हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे बदलाव
और नव उदारवादी वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने इन निगमों के आकार, पैमाने और प्रभाव को जो है अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया है। आज ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गए हैं। तो आज टीएनसी जो है वैश्विक उत्पादन, निवेश और तकनीकी नवाचार को संचालित करने वाले मुख्य अभिकर्ता यानी मैन एजेंट के तौर पर यह बन गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका को उनके बढ़ते वित्तीय प्रभुत्व, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के समन्वय और विकासशील देशों के साथ उनकी जो है विकासात्मक और तकनीकी भूमिका के माध्यम से समझा जा सकता है। तो आइए समझते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था में टीएनसी की मुख्य भूमिकाएं यानी इसका सकारात्मक पक्ष क्या है। तो यह जो है निम्नलिखित बिंदुओं से प्रकट होती है। तो पहला, यह काम करती है अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन और वैश्विक मूल्य श्रृंखला जीवीसी का समन्वय करना। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो टीएनसी है इसका सबसे बड़ा योगदान उत्पादन नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखलाओं का विखंडन व अंतर्राष्ट्रीयकरण है। इसके तहत एक ही उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया को दुनिया के विभिन्न हिस्से में फैला दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था जो है UNCTAD के अनुसार, यानी अंकटाड भी बोलते हैं इसको, वर्तमान में कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 80% हिस्सा टीएनसी द्वारा समन्वित इसी वैश्विक मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत होता है। इसका सटीक उदाहरण एप्पल आईफोन है, जिसके 31 पुर्जे 31 देशों के 785 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बनाए गए हैं, जिसे अमेरिका में डिजाइन और चीन में असेंबल किया गया। इसके अलावा जो है यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी प्रवाह बनता है। टीएनसी वस्तुएं और सेवाओं के त्वरित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एफडीआई और तकनीकी ज्ञान के हस्तांतरण के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था के गहन एकीकरण को बढ़ावा देने का भी काम करती है। वर्ष 2010 में वैश्विक एफडीआई का मूल्य 21,288.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जो विभिन्न देशों में आर्थिक गतिविधियों का प्रसार करने और वैश्विक स्तर पर आर्थिक दक्षता बढ़ाने में योगदान देता है। यानी कि एफडीआई का जो प्रभाव होता है एक देश से दूसरे देश में, तो वहाँ पर जो है क्या होता है, वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक पावर आता है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनका भी स्प्रेड अलग अलग देशों में होता है। इसके साथ साथ टीएनसी जो है वैश्विक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी हस्तांतरण के ऊपर भी काम करती है। वैश्विक स्तर पर R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विकासविक जो है अनुसंधान, ये गतिविधियों में टीएनसी की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। वर्ष 2002 में दुनिया के शीर्ष 700 कंपनियों ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर 311 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए। वर्तमान में ये कंपनियां चीन, भारत और ब्राज़ील और रूस जैसे उभरते बाजारों में अपने अनुसंधान और विकास केंद्र स्थानांतरित कर रही हैं, जिनसे इन देशों को कम लागत पर उपलब्ध प्रतिभाओं का उपयोग करने और तकनीकी दक्षता बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। इसके अलावा यह डिजिटल अर्थव्यवस्था और आईसीटी का विस्तार करने का भी काम कर रही है। तो तकनीकी प्रगति के कारण ई कॉमर्स और डिजिटल कंटेंट फॉर्म जैसे कि डिजिटल टीएनसी का भी उभार हुआ है। इन डिजिटल टीएनसी की कुल बिक्री का लगभग 70% हिस्सा उनके घरेलू देशों से बाहर यानी कि विदेशी बाजारों में होता है, जो आधुनिक वैश्विक व्यापार के डिजिटल स्वरूप को भी तय कर रहा है। इसके अलावा विकासशील देशों में विकासात्मक भूमिका एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी को भी यह बढ़ावा दे रही है। तो टीएनसी जो है स्थानीय कंपनियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और आपूर्तिकर्ता संपर्क सूत्र प्रदान करके मानव संसाधन को उन्नत बनाती है। इसके अलावा ये निगम सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी PPP के माध्यम से पारस्परिक लाभ के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा या बुनियादी ढांचा जैसी सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में भी शामिल हैं। आइए अब टीएनसी की भूमिका की आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, यानी इनके चिंताजनक पक्ष के ऊपर भी चर्चा करते हैं। पाठ्यपुस्तक के अनुसार जो है टीएनसी की इस व्यापक भूमिका के कई प्रतिकूल और विकृत प्रभाव भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं अत्यधिक आर्थिक केंद्रीकरण की। ये निगम आकार में इतने बड़े हो गए हैं कि दुनिया की 100 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 51 वैश्विक निगम हैं और सिर्फ 49 देश हैं। वॉलमार्ट जो फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है, इसका राजस्व इजराइल, पोलैंड और ग्रीस जैसे 161 देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से बड़ी है, जो राष्ट्र राज्यों की आर्थिक संप्रभुता के लिए एक चुनौती भी है। इसके अलावा यह जो है वैश्विक असमानता में वृद्धि को भी बढ़ावा देने का काम करती है। टीएनसी के विश्वव्यापी प्रसार को अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई के लिए जिम्मेदार माना जाता है। शीर्ष 200 निगमों का दुनिया के 1/3 सबसे गरीब लोगों पर लगभग 2 गुना आर्थिक जो है यहाँ पर दबदबा है। इसके अलावा यह इंट्रा फर्म व्यापार को भी प्रमोट करता है।
यानी कि वैश्विक व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा वास्तव में इंट्रा फर्म व्यापार यानी एक ही कंपनी की विभिन्न शाखाओं के बीच जो आंतरिक लेन देन है उसको ही इंट्रा फर्म व्यापार कहा जाता है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष वैश्विक व्यापार प्रणाली के दावों पर सवाल खड़ा करता है। इसके अलावा जो है इसका रोजगार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो ये कंपनियां अधिक पूंजी प्रधान और स्वचालित तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिससे स्थानीय पारंपरिक उद्योग बंद हो जाते हैं। विश्व की शीर्ष 200 कंपनियों में 20 मिलियन से भी कम लोग कार्यरत हैं, जो वैश्विक कार्यबल का 1% भी नहीं है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में टीएनसी की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली और जटिल है। एक तरफ जहां वे एफडीआई, उन्नत तकनीक और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने और सुदृढ़ करने का काम करती हैं, वहीं दूसरी तरफ वे तीव्र आर्थिक असमानता और घरेलू बाजारों पर नियंत्रण और धन के दोहन जैसे गंभीर विकृतियों को भी जन्म देने का काम करती हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके बीपीएससी 110 के एग्जाम स्पेशल प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में दिखेंगे। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा, क्योंकि इग्नू के पॉलिटिकल साइंस के सारे कोर्सेस को हम जो है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर करवाने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।